हेलो फ्रेंड्स, टीम समरेल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबों का एक बार फिर से सीटेट के मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जुलाई 2019 के सीटेट प्रश्न पत्र से मैथमेटिक्स सेक्शन का अध्ययन करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और साथ ही साथ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि किस प्रकार के सवाल सीटेट के प्रश्न पत्र में आते हैं और कैसे हमें उन्हें टैकल करना है विद टाइम एंड स्पीड, विद स्पीड एंड एक्यूरेसी, है ना। स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है, स्पीड और एक्यूरेसी ज़रूरी है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, यह जुलाई 2019 का पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट 1 to 5 के लिए होता है ना। 1 to 5 क्लास के लिए होता है, मतलब जो शिक्षक बनना चाहते हैं 1 to 5 में उनके लिए। और ये बुकलेट कोड इसका P है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, बढ़ते हैं मैथ के सेक्शन की ओर। गणित का सवाल आ चुका है और 31वां सवाल गणित से शुरू होता है। सवाल आपके सामने है। एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता अर्थात व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बीकर, ये आप लोगों को बताना है। आप लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेट करें। उम्मीद है कि आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सवाल है कि बीकर के 3/7 भाग में पानी है ना। एक बीकर है और इस बीकर का 3/7 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। और कहता है कि 16 लीटर पानी अगर ऊपर तक भर दिया जाता है तो ये पूरा कंप्लीटली फुल हो जाता है 16 लीटर पानी में। तो पूरे बीकर की धारिता कितनी है? तो यहाँ समझेंगे कि बीकर का 3/7 भाग पानी से भरा हुआ है, तो खाली भाग कितना है ना। तो खाली भाग कितना है? पूरा भाग में खाली भाग घटा देंगे तो 1 - 3/7 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4/7। यानी कि 4/7 भाग क्या है? ये खाली भाग है। जो 4/7 भाग खाली था उसमें 16 लीटर डालने पर पूरा कंप्लीट भर गया। तो 4/7 भाग बराबर 16, तो 1/7 भाग बराबर कितना हो जाएगा? तो 16/4, यानी कि 4 चौके 16, 4 हो गया, ठीक है। यानी कि 1/7 भाग जो है वो कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखेंगे कि 1/7 बराबर 4 भाग, तो एक भाग यानी कि पूरा भाग बराबर क्या हो जाएगा? तो 7 × 4 हो जाएगा। तो 7 चौके 28 लीटर, है ना। 28 लीटर इस बीकर की धारिता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यहाँ पे 28 लीटर ऑप्शन नंबर 4 में है ना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा 28 लीटर का है, ये सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 32वां सवाल आपके सामने ये रहा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे हल किया होगा। चलिए इसका आंसर देख लिया जाए। अब देखेंगे कि इसमें है कि संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करना है ना। कहता है कि इन चारों में से कौन सा क्रम जो है वह संख्याओं का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में, अगर आप हिंदी में कंफ्यूज हो रहे हैं तो अंग्रेजी के ऑप्शन को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे कहता है डिसेंडिंग ऑर्डर अर्थात घटते क्रम में, है ना। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में, यानी कि बड़ा से छोटा की ओर, ठीक है। बड़े से छोटे की ओर चलना है। यहाँ पे समझेंगे। अब ऑप्शंस को चेक करेंगे कि बड़ा से छोटा की ओर कौन से ऑप्शन में चला जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए 3.05, दूसरा ऑप्शन देखिए 30.5, 30.5, 30.5। तो पहला तो नहीं होगा। अब इन तीनों में से छांटना है
30.5 के बाद दूसरा देखिए 30.5 सॉरी 3.5 3.5 3.05, तो ये भी कट गया। अब इन दोनों में से चूज करना है। अब तीसरा स्टेप चलेंगे 3.055 3.05, तो ये बड़ा है और ये छोटा है ना, तो ये भी कट जाएगा और हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा, है ना, प्रत्येक पैकेट का भार बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए स्पेस फॉर रफ वर्क दिया हुआ रहता है, तो आप लोगों को एग्जाम में यही नीचे में स्पेस में रफ करना है। तो जल्दी जल्दी हम लोग रफ करेंगे। सवाल है कि दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, तो हमारा जो यहाँ पे किलोग्राम दिया हुआ है तो हम उसको सीधे सीधे क्या करेंगे, पूरे ग्राम में लिखेंगे। 5300 ग्राम हो जाएगा, है ना। फिर 2100 ग्राम किशमिश, 2100 ग्राम किशमिश हो गया और 2.2 किलोग्राम यानी कि 2200 ग्राम काजू, इन तीनों को मिला दिया तो तीनों का योग कितना हो जाएगा। तीनों का योग देख लेंगे, 0 0 3 2 5 1 6 5 2 7 2 9 9600। अब 2 दर्जन पैकेट बनाए इसके, 9600 ग्राम के 2 दर्जन पैकेट, तो इसको हम लोग 24 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 24 चौके 96 यानी कि 400 ग्राम। प्रत्येक पैकेट कितने का होगा, 400 ग्राम का होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 34वां सवाल आपके सामने ये रहा। मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूँ, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। अब देखेंगे कि इसमें ऑप्शन में जो है 48, 56, 24 और 36 है। अब सबसे पहला क्लू पढ़ेंगे कि मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, तो चारों ऑप्शन 2 अंकों की सम संख्या है। दूसरा ऑप्शन है कि मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूँ, 3 4 6 का सार्वगुणज हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 3 4 और 6 का एलसीएम निकालिए और उसके बाद उसका गुणज बताइए। तो 3 4 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम होगा 12, है ना। अब 12 का जब गुणज करेंगे तो 24 36 48, है ना। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में 48 है, 24 है, 36 है, यानी कि इन तीनों में से अब कोई एक हमारा आंसर होने जा रहा है, दूसरा तो कट गया। अब 24 36 और 48 में से कौन होगा, तो इसको करने के लिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं 24 36 और 48, इनमें से अब हमें चेक करना है कि प्रत्येक का गुणनखंड लिखना है। तो फटाफट गुणनखंड लिखेंगे। 48 का देख लेते हैं, 48 का गुणनखंड हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 8 6 48 हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा 12 चौक 48 और इसके बाद 16 3 48 और इसके बाद 24 दूनी 48 और इसके बाद एक और होगा 48, है ना। अब टोटल को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हो गया 10, लेकिन कहता है कि मेरे कुल 9 गुणनखंड होने चाहिए, तो हमारा ऑप्शन जो 48 वो गलत है। अब देखेंगे 36 को चेक करेंगे, तो 36 का गुणनखंड लिखेंगे फटाफट 1 2 3 4 6 9, 6 6 36 होगा तो 6 एक ही लिखेंगे, 9 चौक 36 12 3 36 18 दूनी 36 और 36 इकाई 36। अब देख लेते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 36 हमारा ऑप्शन जो है वो सही है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, चौथा 36। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपके सामने ये रहा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर सोचा होगा। आशा के घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, सोमवार को 50 रुपये, है ना। तो देखिए सोमवार यानी कि मंडे को 50 रुपये और वेडनेसडे को
100 रुपये, फिर फ्राइडे को 80 रुपये बच जाती है, और संडे को रविवार को इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती, यानी कि टोटल उसने कितना बचाया, तो 230 बचाया, और इसमें से संडे को 60 माइनस हो जाएगा, खर्च हो गया, तो कितना बचा, 230 में से 60 घट जाएगा तो 170 बचेगा, यानी कि प्रत्येक सप्ताह हुआ 170 रुपये बचा रही है। ठीक है, अब कहता है कि उसे 5,950 रुपये का मोबाइल फ़ोन खरीदना है। ठीक है, तो कितने सप्ताह तक उसे बचत करनी होगी, तो 170 से हम लोग डिवाइड कर देंगे 5,950 में, है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी डिवाइड करते, 0 0 कट जाएगा, 17 तिया 51, है ना, बच जाएगा 8 और 5, 17 पचे 85, यानी कि 35 सप्ताह तक उसे पैसे बचाने होंगे। 35 सप्ताह, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के सवाल की ओर। तो 36वां सवाल आपके सामने ये रहा, यदि 11011 ब्रैकेट के बाद नीचे 2 है, इक्वल टू ब्रैकेट और नीचे 10 है यानी कि 10 है, तो यह किस प्रकार का हिसाब है, इसे समझेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को देखेंगे कि ब्रैकेट के नीचे इधर 2 है और इधर 10 है, तो ये सीधा सीधा बाइनरी सिस्टम को इंगित कर रहा है। ठीक है, आप लोगों ने बाइनरी सिस्टम में बाइनरी डिजिट्स को डेसिमल डिजिट में बदला होगा, कन्वर्ट किया होगा, और यदि आपने इस पर अभी तक वीडियो नहीं देखा है या आप लोगों को नॉलेज नहीं है, तो आप हमारे नंबर सिस्टम वाले वीडियो पर जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, नंबर सिस्टम के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, और नंबर सिस्टम में 2 क्लास आए हैं, 1 और 2, और दोनों ही क्लास में मैंने एक एक हिसाब को समझाया है बाइनरी सिस्टम के ऊपर, इस प्रकार के हिसाब कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप जाकर के हमारा वो वीडियो देखें, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और इस हिसाब का सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब है 27। इसको जब बाइनरी डिजिट्स को डेसिमल में बदला जाएगा 11011 को, तो 27 आएगा। ठीक है, और ये कैसे आता है, इसका क्या प्रोसेस है, इसके लिए मैंने अभी आप लोगों को कहा कि आप लोग जाकर के प्लीज़ वीडियो को देखें, वॉच करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट डिटेल से क्लियर हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 37वां सवाल आपके सामने रहा, ये एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, यदि वर्ग की भुजा को हम दुगना करेंगे तो परिमाप भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि हम वर्ग की भुजा को दुगनी करते हैं तो वर्ग का परिमाप भी दुगना हो जाएगा। जैसे कि इसमें देख लीजिए कि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो परिमाप इसका क्या हो जाएगा, 40, 10 गुने 4, और यदि दुगनी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20, है ना, 20 गुने 4 कितना हो जाएगा, 80। अब 40 से 80 कितने गुना बड़ा है, तो 2 गुना, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 38वां सवाल आपके सामने ये रहा, तो इस सवाल का सही से आंसर क्या होगा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा। दरअसल ये कैलकुलेशन वाला सवाल नहीं है, बल्कि ये कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित सवाल है। सवाल है कि निम्न में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों की रेखाएं हैं। अब इसको समझना है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति होती क्या है। अब यहाँ पे देखिए अंग्रेजी के अक्षर हैं A, X, C और Y। अब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सममिति की रेखाएं क्या होती हैं, आप इसे ध्यान से समझिए। जैसे कि कोई भी लेटर है, मान लिया जाए कि हम यहाँ पे दूसरा कोई लेटर लेते हैं जो इन ऑप्शंस में नहीं है, जैसे कि ई है। ठीक है, ई एक लेटर है और हम इसे बीच से काटते हैं, इस प्रकार से एकदम बीच से। एक पेज पर ई लिख करके उसको बीच से मोड़ दिया जाए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, सममिति हो जाएगी, यानी कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। इसको हम लोग कहते हैं सर्वांगसम होना। सममिति का मतलब ही होता है समान माप का होना। ठीक है, क्या होता है सममिति का अर्थ, समान माप का होना।
यानी कि सर्वांगसम आप इसे कह सकते हो, है ना। सर्वांगसमता में आप लोगों ने पढ़ा होगा समान माप को। तो सममिति का अर्थ क्या होता है, एक आकृति में रैखिक सममिति होती है यदि उसे एक रेखा के अनुदिश मोड़ने पर आकृति के बाएं और दाएं भाग एक दूसरे के पूर्णतः समपाती हो जाएं, यानी कि इक्वल हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए कि ई को मैंने जब बीच से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्षैतिज कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं। तो ये क्षैतिज सममिति इसमें है। अगर मैं इसमें बीच से लाइन खींचता हूँ और एक दूसरे को पलटता हूँ तो क्या एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होगा, नहीं होगा। तो इसमें ऊर्ध्वाधर सममिति नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चेक करते हैं ऑप्शंस को। ए, तो जब ए को अगर हम लोग बीच से काटेंगे तो बीच से काटने के बाद दोनों पलट देंगे तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन अब क्षैतिज रूप से अगर काटते हैं तो क्या बराबर होगा, नहीं होगा, है ना। क्षैतिज रूप से बराबर नहीं होगा। अब फिर एक्स को देखते हैं तो एक्स इस प्रकार से है और क्षैतिज रूप से अगर काटते हैं और इसको पलटते हैं दूसरे के ऊपर तो ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से को पूरी तरह से इक्वल कर लेगा, है ना। और जब ऊर्ध्वाधर रूप से इसे काटेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो इस पार्ट के ऊपर पूरी तरह से इक्वल रूप से आ जाएगा। यानी कि एक्स में ही क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों प्रकार की रेखाएं शामिल है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये सवाल है 72 इंटू 28 इक्वल टू 36 इंटू 4 इंटू ब्लैंक स्पेस। अब रिक्त स्थान पे संख्या क्या होगी। चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं कि रिक्त स्थान पे संख्या होगी क्या। तो देखिए यहाँ पे 72 इंटू 28 इक्वल टू 36 इंटू 4 है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि 72, तो 72 को अगर हम 36 इंटू 2 करते हैं 36 दूना 72 हो जाता है ना। और 28 है तो इधर देखिए इसका गुणनखंड जो 4 दिया हुआ है, तो 4 गुने 7 करेंगे तो 28 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास 2 और 7 इधर एक्स्ट्रा हो गया, तो 2 गुने 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा, 14। खाली स्थान पे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। अब इस 14 को समझेंगे कि 14 क्या है। खाली स्थान पे हमारा भरा गया 14, ठीक है। अब देखिए 14 7 का गुणज है, जी हाँ 14 7 का गुणज है। एक अभाज्य संख्या है, नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। 10 से कम है तो 10 से भी कम नहीं है। एक सम संख्या है तो हाँ एक सम संख्या है। 56 का गुणनखंड है तो हाँ है। यानी कि ए, डी और ई ये 3 क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन देखेंगे ए, डी, ई चौथे में सही है ना। हमारा चौथा आंसर इसका सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने रहा ये। तो 40वें सवाल में पूछा जा रहा है कि कक्षा 3 में, ध्यान रखेंगे कि प्राथमिक कक्षा की बात की जा रही है, कक्षा 3 में चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब 1/4 एक चौथाई भाग की संकल्पना को समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ऑप्शंस के पहले क्राइटेरिया दिया हुआ है। पहला क्राइटेरिया है कि चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना। दूसरा है ठोस पदार्थ लेकर के उसी चतुर्थांशों में बांटना। और तीसरा है चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखलाना, ठीक है। तो इसमें से देखना ये है कि क्राइटेरिया कौन सी होगी, पहले और उसके बाद और फिर उसके बाद। 3 क्राइटेरिया में से सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो देखिए कि जब प्राथमिक कक्षा की बात होगी ना, तो जब हम अमूर्त चीज़ों को सिखाने जा रहे हैं तो उसके लिए पहले हमें मूर्त उदाहरण देना होगा। और ऑप्शन नंबर बी कहता है कि ठोस पदार्थ लेकर के उसे चतुर्थांशों में बांटना। तो ठोस पदार्थ लिया गया शिक्षक के द्वारा,
तो ये क्या है, ये मूर्त है, मूर्त उदाहरण है। तो ये हमारा सबसे पहला क्रम होगा। ठोस पदार्थ से लेकर के उसे चतुर्थांशों में बांटेंगे और उसके बाद चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने किताबों में देखा होगा, रोटी का चित्र, वर्ग को 4 भागों में बांट करके एक भाग को रंगना, है ना। तो इस प्रकार के जो चित्र होंगे जो चतुर्थांश को प्रदर्शित करेंगे वो दूसरे क्रम में सबसे पहले मूर्त वस्तु को दिखलाएं, उसके बाद चित्र को दिखलाएं और उसके बाद श्याम पट्ट के ऊपर 1/4 लिख करके समझाएंगे कि 1/4 को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये तीसरे पोजीशन पर आएगा, है ना, तीसरे नंबर पर। तो हमारा सही क्रम क्या होगा, BCA। BCA देखिए ऑप्शन में कौन सा है, तीसरा ऑप्शन BCA, तो ये सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये, कक्षा 3 के छात्र ने 16 × 25 का गुणन इस प्रकार किया। आप देखें 16 × 25 बराबर 8 × 2 × 5 × 5 इक्वल टू 8 × 5 × 2 × 5 इक्वल टू 40 × 10 बराबर 400। 16 × 25 को डायरेक्ट भी किया जा सकता है, तो वही आएगा 400 में आएगा, लेकिन इस विधि से उसने हल किया। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया, ये आप लोगों को बताना। वितरण सिद्धांत, साहचर्य सिद्धांत, पुनरावृत्त योग, प्रतिलोम गुणन सिद्धांत। तो प्रत्येक सिद्धांतों को समझना है और ये दिखाना है कि इसमें किस सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहला है वितरण सिद्धांत। तो वितरण नियम क्या कहता है, वितरण नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, A × B + C रहता है, तो इसका गुणनखंड, इसका गुणज जो होता है इस प्रकार से A × B + A × C किया जाता है। तो इसको कहते हैं वितरण सिद्धांत, लेकिन इस प्रकार के नियम का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया है ना। तो यहाँ पे दूसरा जो है साहचर्य सिद्धांत। तो साहचर्य सिद्धांत में क्या होता है, A × B इक्वल टू B × A, या इसको कहें A × B × C इक्वल टू C × B × A, है ना, तीनों बराबर होंगे, है ना। A × B × C करें या C × B × A करें तो तीनों का गुणज जो है, गुणनफल जो है वो एक ही आएगा, सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। अब इसी में देख लेते हैं कि A × B × C × C और इसको A × C × B × C करेंगे तो क्या गुणनफल में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। और यहाँ पे उस बच्चे ने यही तो किया है ना। यदि हम इसको 8 को A मान लेते हैं और 2 को B मान लेते हैं और 5 को C मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि A × C और B × C हुआ, यानी कि यहाँ पे गुणन के साहचर्य सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। दूसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। यह सवाल पेडागोजी का सवाल है ना। ये आपका कैलकुलेशन का सवाल नहीं है बल्कि पेडागोजी का सवाल है। तो पेडागोजी में आप लोगों को पेडागोजी से जो अवधारणाएं हैं, पेडागोजी के जो चैप्टर्स हैं उनको आप लोगों को स्टडी करना चाहिए। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। पहला है, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठा करके उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो पहला हमारा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। ये ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि जो दृष्टिबाधित छात्र होंगे तो उन्हें पढ़ाने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए कुछ वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे ब्रेल लिपि के द्वारा उन्हें बताना होगा, है ना। तो ब्रेल लिपि का जो उन्हें दिया जाएगा सीखने के लिए, तो वो क्या कहलाएंगे, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियाँ और साधनों का प्रयोग। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन जो है, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेज करके, तो उन्हें जब विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे तो वो समावेशी शिक्षा नहीं कहलाएगी। ऑप्शन में समावेशी शिक्षा दिया हुआ। उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय दे करके हम दृष्टिबाधित बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, उन्हें वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके ही हम सिखा सकते हैं,
है ना, उनके लिए स्पेशली ब्रेल लिपि में टाइप किया हुआ आता है, अंक आता है, अक्षर आते हैं, तो उनसे वे सीखते हैं, है ना, उन्हें छू करके वे सीखते हैं, उन्हें महसूस करते हैं। खैर, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? ये भी पेडागोजी का ही सवाल है, तो आप बताएंगे इसमें से सही आंसर क्या होगा। ऑप्शंस हैं पक्षांतरण, मानस दर्शन, कंठस्थकरण, आकलन। तो जैसे ही देखेंगे कि कंठस्थीकरण, रटना, ये सब नेगेटिव पॉइंट वाले ऑप्शंस होते हैं, तो आप इन्हें क्या करेंगे, कट करेंगे, और यही हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि सवाल में क्या कहना जा रहा है, निम्न में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। तो कंठस्थीकरण जो है वो गणितीय प्रक्रम नहीं है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन ही सही होगा। 44वां सवाल आपके सामने ये रहा, निम्न में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो यह सवाल भी पेडागोजी का ही है। वर्गीकरण, वर्ग समावेश, संरक्षण और मापन, इनमें से प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन से देखेंगे वर्गीकरण, तो वर्गीकरण प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित है ना। प्रारंभिक संख्या संकल्पना में हम लोग बच्चों को क्या सिखाएंगे, संख्यांक सिखाएंगे। संख्यांक क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्यांक होते हैं। नंबर से सिखाएंगे, संख्या के बारे में सिखाएंगे, है ना, मूर्त रूप से सिखा सकते हैं, वर्गीकरण करके सिखा सकते हैं, वर्ग समावेश से सिखा सकते हैं, संरक्षण विधि से सिखा सकते हैं। संरक्षण विधि भी सही है। संरक्षण का मतलब क्या होता है, अब जैसे कि यहाँ पे 5 वस्तुएं इस प्रकार से रख दी गई और 5 वस्तुओं को ही दूर दूर करके रखा गया और बच्चों से पूछा गया कि कौन सा ज़्यादा है, तो यदि उनमें संरक्षण का गुण आ गया है तो वे कहेंगे कि दोनों तो बराबर ही हैं, क्योंकि केवल हमने उन्हें फैला दिया, है ना। और चौथा हमारा जो ऑप्शन है वो है मापन, तो प्रारंभिक संख्या संकल्पना से मापन संबंधित नहीं है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 45वें सवाल की ओर। आपका सामने ये रहा, तो इस सवाल में कहता है कि संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संख्यांक एक प्रतीक है जिससे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और दूसरा कथन है कि एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसमें दोनों कथन सही है। सबसे पहला कथन है कि संख्यांक एक प्रतीक है, तो हाँ, संख्यांक एक प्रतीक होता है, जैसे कि 0 क्या है, तो वो संख्यांक है। 1 क्या है, तो संख्यांक है। 2 क्या है, तो संख्यांक है। दो वस्तुओं को प्रतिरूपित करता है ना। तो 0 1 2 3 से लेकर के 9 तक ये संख्यांक हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि संख्यांक सीमित होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं, है ना, जबकि जो नंबर्स होते हैं वे अनलिमिटेड होते हैं। हम कितनी भी बड़ी भी संख्या लिख सकते हैं, है ना, उससे भी बड़ी संख्या हो जाएगी, तो लिमिटेशन उसमें नहीं है, लेकिन संख्यांक में लिमिटेशन है ना। और संख्यांक एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमें 5 लिखना है, तो 5 ये 5 लिखा गया, है ना। अच्छा, ये बताइए कि ये क्या है, तो ये भी 5 है। भाषा चेंज हो गई, ये 5 जो है वो हिंदू अरेबिक में है और ये हिंदी भाषा में है, और ये भी तो 5 है और ये रोमन डिजिट में है। तो क्या कहता है कि संख्यांक एक प्रतीक है। बिल्कुल सही है कि संख्यांक प्रतीक होते हैं जो किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपको कहना है कि 5, तो आप 5 इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। दूसरा जो ऑप्शन है कि एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अभी हमने क्या किया, 5 को अलग अलग संख्यांकों के द्वारा प्रदर्शित किया, तो हमारा दूसरा कथन भी सही है। तो ऑप्शन इनमें से कौन सा सही होगा देख लेते हैं। ए और बी दोनों ही अशुद्ध है, नहीं है तो गलत हो गया। ए शुद्ध है और बी अशुद्ध है, ये भी गलत हो गया। बी शुद्ध है और ए अशुद्ध है, ये भी गलत हो गया। ए और बी दोनों ही शुद्ध हैं, चौथा ऑप्शन सही है। तो 46वां सवाल आपके सामने रहा, ये योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं।
अभी हल नहीं करना है। एक 9,950 रुपये वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 रुपये की वृद्धि हो गई। नई कीमत क्या है? अब कहता है कि निम्न में से कौन से कथन सही है। पहला ऑप्शन है कि ए योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है। दूसरा ऑप्शन है ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। तीसरा है दोनों ही योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करते हैं और चौथा है दोनों योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसमें दो शब्द देखिए मिल रहा है, समुच्चय और संवर्धन। तो हमें समझना यही है कि समुच्चय और संवर्धन होता क्या है ना। समुच्चय को कहते हैं एग्रीगेट, ठीक है, और संवर्धन को कहते हैं ऑगमेंटेशन। संवर्धन का मतलब होता है बढ़ा देना, वृद्धि करना, और एग्रीगेशन यानी कि एग्रीगेट करना, दोनों मिलाकर कुल कितने हुए तो ये एग्रीगेट करना हुआ, ठीक है। जैसे यदि कोई विद्यार्थी है वह परीक्षा के 5 विषयों में प्राप्तांक अलग अलग लाता है, उन 5 विषयों के प्राप्तांकों को जोड़ करके कुल कितना प्राप्तांक उसने एग्रीगेट किया तो उसे हम कहते हैं एग्रीगेशन। वहाँ पे क्या होगा? एग्रीगेशन। अब दूसरे ऑप्शन को समझते हैं कि मोबाइल फ़ोन के कीमत में वृद्धि की गई, तो यहाँ पे संवर्धन की क्रिया हो रही है ना, संवर्धन हो रहा है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि किसी ट्रेन में एक कोच की संख्या, एक डिब्बे की संख्या बढ़ाई जाती है, तो उस डिब्बे के ऊपर आप लोग देखते होंगे ऑगमेंटेशन लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ऑगमेंटेशन लिखा हुआ रहता है जिसका मतलब होता है वृद्धि की गई, एक डब्बे की वृद्धि की गई। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है वो एग्रीगेशन दिखा रहा है और दूसरा ऑप्शन जो है वो ऑगमेंटेशन दिखा रहा है ना। एग्रीगेशन का मतलब हो गया समुच्चयन और ऑगमेंटेशन का मतलब हो गया संवर्धन। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा? तो हमारा जो ऑप्शन है दूसरा, ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है, ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्न में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? जल्दी से बताएं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा इसे। चलिए इसे देख लिया जाए। सवाल एक टीचर ने दिया कक्षा 4 के छात्रों को कि 25 टाइलों को, है ना, 25 टाइलों को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। तो यहाँ देखिए आयत आ गया, तो आयत जब आया तो क्षेत्रफल और परिमाप, ये दो चीजें तो ऑटोमेटिक आ गई, ठीक है। अब है कि 25 टाइल, सवाल को समझेंगे। 25 टाइल है, 25 कैसी संख्या है? तो विषम संख्या है। और 25 टाइलों को वो किस प्रकार से सजाएगा कि एक आयताकार व्यूह बनेगा, है ना। तो 5-5 के अरेंजमेंट में वो कर सकता है। पहला टाइल लिया, दूसरा टाइल लिया, तीसरा टाइल लिया, चौथा टाइल लिया और 5वां टाइल लिया। अब इसको इसी प्रकार से 5 करके आगे भी सजाना होगा, है ना। तब उसे जाकर के एक आयताकार आकृति मिलेगी, ठीक है। तो आयताकार आकृति लाने के लिए उसे क्या करना होगा? गुणनखंड निकालना होगा। तो हमारा इसका ऑप्शन जो है क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप, दूसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये, उम्मीद है आप लोगों ने इसे हल किया होगा। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। अब ये पेडागोजी का ही सवाल है और इसमें पियाजे को पढ़ना होगा आप लोगों को।
पहला ऑप्शन है भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। दूसरा है आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। तीसरा है भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। और चौथा है लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। तो पियाजे ने बताया था कि भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, अर्थात बच्चे जो होते हैं वे किसी वस्तु का आयतन समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि उसका भार क्या होगा। भार की समझ जो है वो पहले आती है, उसके बाद आयतन की समझ होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है संख्या की संकल्पना, स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन, भिन्न। जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ वॉन हेले का वर्णन किया गया और वॉन हेले ने ज्यामितीय चिंतन दिया। ठीक है, इसे याद रखेंगे। वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वे हैं ज्यामितीय चिंतन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? प्रयत्न, त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना। चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना। तो देखिए इस सवाल के जो 4 ऑप्शन हैं, 4 में से आपको 3 ऑप्शन में कंठस्थीकरण या रटना मिलेगा। कंठस्थ करना, रट लेना और यहाँ भी कंठस्थ करना। तो एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि रट लेना, कंठस्थीकरण करना, दंड देना, ये सब जो नेगेटिव पॉइंट हैं और ये जब ऑप्शन में आएंगे तो ये गलत होंगे। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 × 0.2 = 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? तो इसमें शिक्षण अधिगम साधन की बात की जा रही है। गणित के टीएलएम के ऊपर भी मैं क्लास लाऊंगा जिसमें आप लोगों को डिटेल से समझा करके मैं समझाऊंगा कि गणितीय टीएलएम किस प्रकार के होते हैं और किस संकल्पना को समझने के लिए किस प्रकार के टीएलएम की ज़रूरत होती है। तो ये सवाल जो है दशमलव वाली संख्याओं का गुणन, तो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन के लिए ग्राफ पेपर की ज़रूरत होती है, इसे ध्यान में रखेंगे। ये ग्राफ पेपर के ऊपर दशमलव वाली संख्याओं का गुणा अच्छे से समझाया जा सकता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये उम्मीद है कि आप लोगों को यह सवाल आसान लग रहा होगा। एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि एनसीएफ 2005 का जो मार्गदर्शक सिद्धांत है तो उसका पहला जो सिद्धांत है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। तो छात्रों के जो प्रतिदिन के अनुभव हैं वे स्कूल के बाहरी जीवन से जुड़े हुए हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल आपके सामने रहा ये गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि सवाल देखिए पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, विशेषता नहीं है। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए विशेषता नहीं है। तो आप समय के नियम का कठोरता से पालन करेंगे ना तो बच्चे आपके क्लास में या तो नहीं आएंगे या डर के भाग जाएंगे,
है ना। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। हमें समय के नियम का कठोरता से पालन नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होना है, और वैसे भी कठोरता से पालन करना, दंड देना, रट लेना, कंठस्थीकरण करना, ये सब नेगेटिव पॉइंट्स में आते हैं। और ये हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये सब नहीं वाले कैटेगरी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जहाँ नहीं वाला रहेगा वहीं आप लोगों को इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 54वां सवाल आपके सामने रहा ये। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। दूसरा है विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। तीसरा है ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। और चौथा है मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है, देखिए पहले हम चारों ऑप्शन का डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं ताकि हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। पहला ऑप्शन कहता है कि ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। ठीक है, तो यह एक प्रभावशाली योजना है, क्योंकि इसमें पता चलेगा कि रटना और संकल्पना समझना ये दोनों अलग चीज़ें हैं, और बच्चों को इस पर फोकस करना चाहिए कि रटने से ज़्यादा बेहतर है कि संकल्पना को, कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए, है ना। तो ये प्रभावशाली योजना है। सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। तो ये भी अच्छी योजना है, प्रभावशाली योजना है कि जब आप विद्यार्थियों की गलतियों को जान लेते हैं, फिर उनके जो तर्क होते हैं कि बाबू आपने ये गलती क्यों की, आपने ऐसा क्या सोचा कि आपने इस तरह से लिखा, तो बच्चे बताएंगे उनके मन में क्या चल रहा है, तब फिर हम उन्हें अच्छे से समझाएंगे कि आपका ऐसा सोचना गलत है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। तो ये भी प्रभावशाली योजना है। एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं, तो उससे भी छात्रों को अलग अलग विकल्प मिलेंगे, बहुविकल्पीय रूप में वे सोच सकेंगे, उनके सोचने का दायरा बढ़ेगा। ठीक है। चौथा ऑप्शन है मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। तो देखिए समूह संचालित कार्य शिक्षण की अच्छी प्रणाली है, लेकिन ये किसके लिए है? ये प्रोजेक्ट विधि के लिए है। प्रोजेक्ट विधि किस में होता है? ज़्यादातर सोशल साइंस में होता है या साइंस में होता है ना। तो इसीलिए ये चौथा ऑप्शन गणित के दृष्टिकोण से कमजोर है। ठीक है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। गणितीय अधिगम के मूल्यांकन में समूह संचालित कार्य अधिक प्रभावी नहीं होते हैं। 55वां सवाल आपके सामने रहा ये। 18.3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? बहुत ही आसान सा सवाल। 18.3/4 है, तो इसका पूर्णांक आप तोड़ लें। 18 चौके 72, 72 3 75, 75/4, यानी कि हमारा ऑप्शन दूसरा सही है, 75। चलिए 56वां सवाल आपके सामने रहा ये। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, स्कूल में आधे छात्र, आधे का मतलब होता है 1/2, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 शतरंज खेलते हैं, और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है, वॉलीबॉल यानी कि 1/4 वाले छात्रों की संख्या 160 है। ठीक है, तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना है कि छात्र हैं टोटल कितने। तो देखिए 1/4 भाग बराबर 160। ठीक है, 1/4 भाग बराबर 160, तो पूरा भाग बराबर क्या हो जाएगा? 1 भाग बराबर 4 × 160, सॉरी यहाँ पे गुना होगा, 4 × 160 हो जाएगा, यानी कि 16 चौके 64, 640। ठीक है, 640 पूरे छात्र हैं स्कूल में। अब 640 में से कितने छात्र शतरंज खेलते हैं?
तो शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या 1/16 है। कितनी है? 1/16 है। तो 640 का 1/16 भाग क्या होगा? 16 चौके 64, 1 0 40। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 40 छात्र शतरंज खेलते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये भी थोड़ा सा लंबा सवाल है, इसलिए इसको देखेंगे। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। ठीक है, डाक की दरें इस प्रकार से चित्रित की गई हैं। पत्र का भार यदि 20 ग्राम या उससे कम है तो 5 रुपये लगेंगे, और प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 2 रुपये लगेंगे। पार्सल का भार है 50 ग्राम या उससे कम के लिए 5 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपये। अब दीपा ने 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के और 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम भार के भेजना चाहती है। उसे कितना डाक शुल्क देना होगा? तो जल्दी से आप लोग सोच करके बताएं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा। तो चलिए इसके ऊपर अब डिस्कशन शुरू करते हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, और वो ये है कि दीपा डाक घर में पार्सल भेजने के लिए जा रही है। ठीक है, और पहला जो पार्सल है, 2 पार्सल उसने 250 ग्राम और 300 ग्राम के भेजने हैं। तो 250 ग्राम और 300 ग्राम दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 550 ग्राम। और 550 ग्राम का दर निकालेंगे तो क्या हमारा आंसर सही आएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? गलत इसलिए हो जाएगा कि आप लोगों को पता होगा कि आप जब डाकघर में पार्सल भेजने जाते हो तो क्या दोनों पार्सल को एक साथ तौल करके भेजा जाता है या अलग अलग भेजा जाता है? अलग अलग भेजा जाता है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और एग्ज़ाम के दबाव से थोड़ा सा बच करके रहेंगे। एग्ज़ाम के प्रेशर में ऐसा नहीं है कि 250 और 300 आप लोग जोड़ देंगे और पूरा कैलकुलेट एक साथ करेंगे। अलग अलग कैलकुलेट करना है। तो देखिए 250 ग्राम पहला पार्सल है, 250 ग्राम का खर्च कितना पड़ेगा? तो पहला 50 ग्राम के लिए 5 रुपया, पहला 50 ग्राम के लिए 5 रुपया। अब बच गया 200 ग्राम और प्रत्येक अतिरिक्त ग्राम के लिए 3 रुपया। तो 200 ग्राम में कितने 50 ग्राम शामिल हैं? 4 है ना, और 4 गुने 3 तो 4 तिया 12। यानी कि पहले पार्सल के लिए 250 ग्राम वाले पार्सल के लिए उसे 17 रुपये देने हैं। कितने हैं? 17 रुपये देने हैं। ठीक है, 17 रुपये देने हैं। और दूसरा जो है तो 300 ग्राम वाला है, तो 300 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा? 300 ग्राम के लिए हो जाएगा पहला तो 50 ग्राम का 5 रुपया। उसके बाद बच जाएगा कितना? 250 ग्राम। अब 250 ग्राम यानी कि 5 बार 50 ग्राम होगा, तो 5 या 15, 15 5 20 रुपया हो जाएगा दूसरे पार्सल का। अब बच गया 2 पत्र, 20 ग्राम का पत्र, तो 20 ग्राम का पत्र 5 रुपया। उसके बाद है 35 ग्राम का पत्र, 35 ग्राम का पत्र में 5 2 7 रुपया हो जाएगा। अब इन चारों को आप जोड़ दें, 7 5 12 7 19 है ना, 19 का 9 बाकी 1 2 1 3 1 4 49 रुपये। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 49 रुपया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अंकों 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। योग करने पर अधिकतम संभव संख्या क्या होगी? जल्दी से बताएं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। अब देखिए कि इसमें अधिकतम संभव संख्या पूछी जा रही है, तो हमें इन 6 संख्याओं से 2 अधिकतम संख्या बनानी है। अब ये 2 अधिकतम संख्या क्या हो सकती हैं? तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा जो अंक है इसमें वो क्या है? 8, और दूसरा सबसे बड़ा अंक है 7। इसके बाद 6, उसके बाद 4, फिर 3 और 2। अब इनको जोड़ लें, 3 2 5 6 4 10 के 0, 8 7 15 1 16, 1605 दूसरा ऑप्शन सही है।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये, नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है और उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी क्लास बना रखा है, समय का मापन। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो, समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम। समय का मापन के चैप्टर में मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछे गए हैं उन सभी का सलूशन किया है, और इस सवाल का भी सॉल्यूशन आप लोगों को उसमें मिल जाएगा डिटेल में। तो आप लोग जाकर के उसे प्लीज़ देखें। वैसे इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पचास में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है? जल्दी से बताएं। तो ये आखिरी सवाल आसान सा सवाल था कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या घटा दी जाती है। तो जब जोड़ करके घटा ही दिया गया तो 50 ही रह गया। अब प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है, तो 50 में 50 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल था ये। तो इस प्रकार से आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर से अगले प्रैक्टिस सेट में। और यदि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन सभी को इसका लाभ मिल सके, वे भी प्रैक्टिस कर सकें और सीटेट के मैथमेटिक्स सेक्शन के साथ साथ अन्य सेक्शन में भी अच्छा स्कोर कर सकें।